से लोगों को विदेश में भी भड़काने की साजिश रची जा रही है। न्यूज़ 18 के अमित पांडे की रिपोर्ट है कि खालिस्तान समर्थक संगठन सिक्स फॉर जस्टिस ने ब्रिटेन और कनाडा में छोटे बड़े कई प्रदर्शन किए, जिनमें किसानों के मुद्दों की आड़ में भारत के खिलाफ लोगों को उकसाने की कोशिश की गई। यही नहीं, इस संगठन ने सिंघू बॉर्डर के पास के कुछ गांवों में भी अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया है। खबर है कि संगठन से जुड़े लोग धरने पर बैठे किसानों को भड़काने के साथ प्रदर्शन के दौरान देश विरोधी नारे लगाते हैं। देश विरोधी इस साजिश की भनक लगते ही सरकार ने इस पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी। सुरक्षा एजेंसियां देश विदेश में मौजूद इस संगठन से जुड़े सदस्यों की संपत्ति की जानकारी जुटा रही हैं ताकि उन्हें जब्त किया जा सके। पोंगल त्योहार के मौके पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा चेन्नई में हुए एक कार्यक्रम में शामिल हुए। तमिलनाडु में इसी साल चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में बीजेपी अध्यक्ष का ये दौरा उसी से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसमें उन्होंने पोंगल के एक कार्यक्रम में शिरकत की। जेपी नड्डा इस मौके पर पारंपरिक वेशभूषा पहनकर पहुंचे। बीजेपी अध्यक्ष को अपने बीच देखकर पार्टी के लोग भी जोश से भर गए। उन्होंने उनका शानदार स्वागत किया। यही नहीं, उन्होंने नड्डा को तमिलनाडु का प्रतीक मानी जाने वाली कई चीजें तो दी ही, साथ ही उन्हें एक गदा भी भेंट की। इससे पहले जब वो चेन्नई पहुंचे तो एयरपोर्ट के बाहर उनका स्वागत करने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए नड्डा खुली गाड़ी में सवार होकर निकले और दोनों हाथ हिलाकर उनका अभिवादन करने लगे, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय के नारे लगाने शुरू कर दिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया। वहां कुछ लोगों ने एक कार ड्राइवर को पकड़कर उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। आरोप है कि कार की रफ्तार काफी तेज और वो डिवाइडर पर चढ़ गई। फिर क्या था, वहां मौजूद कुछ लड़कों ने ड्राइवर को घेर लिया और नशे में होने का आरोप लगाते हुए उसकी पिटाई शुरू कर दी। कितने मॉर्निंग में पियोगे? मॉर्निंग में पियोगे? पहले दो लड़कों ने उस पर ताबड़तोड़ बेल्ट से हमला किया, फिर दूसरे लड़कों ने उसे लात से मारना शुरू कर दिया। यही नहीं, उन्होंने उसके फोन से उसके रिश्तेदारों को धमकी भी दी। कोई नहीं, बचाओ। पिट रहे आदमी ने भी आखिर में हिम्मत दिखाई और वो एक लड़के से भिड़ गया। दोनों के बीच धक्का मुक्की होने लगी और वो दोनों नीचे गिर गए। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई। मुजफ्फरपुर में गैंगरेप और हत्या के सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक नाबालिग की गैंगरेप और हत्या के सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 3 जनवरी की इस घटना में आरोपियों ने पहले नाबालिग का गैंगरेप किया और फिर सबूत मिटाने के लिए उसे जिंदा जला दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी में स्पा सेंटरों के मालिकों को राहत दी। कोर्ट ने कोरोना संकट की वजह से बंद पड़े स्पा सेंटरों को कोरोना नियमों का पालन करते हुए खोलने की इजाजत दे दी। दिल्ली सरकार ने यूके से भारत आने वाले यात्रियों के लिए क्वारंटीन का जो नियम 14 जनवरी तक लागू किया था, उसे बढ़ाकर 31 जनवरी किया गया। अब 31 जनवरी तक यूके से आने वाले हज यात्री के लिए एयरपोर्ट पर RT-PCR टेस्ट और 14 दिन का क्वारंटीन जरूरी होगा। उत्तरायण पर्व के मौके पर अमित शाह ने अहमदाबाद में पतंगबाजी की। इस खास दिन पर उन्होंने अपने परिवार के साथ जगन्नाथ मंदिर में पूजा भी की। उत्तरायण पर गुजरात में पतंगबाजी के कई कार्यक्रम आयोजित होते हैं। हालांकि कोरोना की वजह से इस बार ये कार्यक्रम सादगी से हुए और अमित शाह ने ऐसे ही एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया और पतंगबाजी में अपना हाथ आजमाया। उन्होंने जैसे ही हाथों में डोर पकड़ी और पतंग उड़ाना शुरू किया, आसपास की छतों पर लोग इकट्ठा हो गए, जिसके बाद देश के गृह मंत्री ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। अमित शाह की पतंग लंबे वक्त तक आसमान में गोते लगाती रही। पतंग उड़ाने के बाद उन्होंने लोगों के साथ तस्वीरें खिंचवाई। इससे पहले उत्तरायण के दिन की शुरुआत उन्होंने अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर में पूजा करके की। वो अपने परिवार के साथ मंदिर पहुंचे और वहां आरती की। जिसके बाद उन्होंने हाथियों की पूजा की और उन्हें गन्ना खिलाया। मान्यता है कि अगर नई फसल को हाथी को खिलाया जाता है तो उस साल फसल ज्यादा होती है। इस खास दिन पर गौदान का भी विशेष महत्व होता है, इसलिए अमित शाह ने अपनी पत्नी और बेटे जय शाह के साथ गाय की पूजा की और गौदान में 16 जनवरी से शुरू हो रहे वैक्सीन लगाने के अभियान से पहले सरकार ने इससे जुड़ी कई बातें साफ कर दी। न्यूज़ 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि किसी भी बीमारी से जूझ रहे लोगों को कोरोना का टीका नहीं लगाया जाएगा। मतलब ये कि टीका पूरी तरह से स्वस्थ लोगों को ही दिया जाएगा। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं और 12 साल से कम उम्र के बच्चों को भी वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक मार्च के अंत तक पहले चरण में शामिल 60% से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगा दी जाएगी। अब डोनाल्ड ट्रंप के विरोधी और ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन से जुड़े कुछ प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी संसद की तरफ मार्च किया। ब्लैक लाइव्स मैटर अफ्रीकी मूल के अमेरिकी नागरिकों पर बर्बरता के खिलाफ आवाज उठाने वाला एक समूह है।
संगठन से जुड़े लोग हाथों में बड़े बड़े बैनर लेकर पहुंचे, जिन पर फांसीवादी ताकतों को बेदखल करने की मांग लिखी थी। हालांकि पुलिस ने उनकी कोशिश नाकाम की, वो उनके आगे दीवार बनकर खड़ी हो गई। लेकिन प्रदर्शनकारियों का गुस्सा इस बात पर फूट पड़ा कि जब पिछले हफ्ते हथियारबंद ट्रंप समर्थकों ने संसद में उत्पात मचाया, तब पुलिस कहां थी। बेंजामिन नेतन्याहू के नाज़रत दौरे के दौरान वहां जोरदार बवाल हो गए। नाज़रत शहर में अरब मूल के लोगों की आबादी ज्यादा है और ये लोग नेतन्याहू सरकार में अपने साथ दोयम दर्जे का बर्ताव किए जाने का आरोप लगाते रहे। और ऐसे में जब बेंजामिन नेतन्याहू इस शहर पहुंचे तो अरब मूल के इन इजरायली नागरिकों का गुस्सा भड़क उठा। ये लोग वहां सुरक्षा के लिए तैनात पुलिस वालों से भी भिड़ गए। पुलिस वालों ने जब प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की तो उनके बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को तो जबरदस्ती खींचते हुए वहां से दूर हटा दिया, लेकिन पुलिस की सख्ती के बावजूद लोग पीछे नहीं हटे। יהודים וערבים כאחד צריכים להצביע. ये लोग हालांकि नेतन्याहू ने अरबों के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं करने का वादा दोहराया। כל אזרחי ישראל, יהודים וערבים כאחד, צריכים להצביע. זוהי זכות דמוקרטית. इजराइल में 2 साल के अंदर चौथी बार चुनाव होने हैं और मार्च में होने वाले इन चुनावों के लिए ही नेतन्याहू नाज़रत पहुंचे थे, लेकिन वहां उनका विरोध शुरू हो गया। कृषि सुधार कानूनों पर बनी सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से कांग्रेस समर्थक बताए जाने वाले भूपेंद्र सिंह मान ने खुद को अलग कर लिया। न्यूज़ 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि विवाद के बाद भूपेंद्र सिंह मान ने कृषि सुधार कानूनों पर बनी सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से नाता तोड़ दिया और किसान संगठनों का साथ देने का ऐलान किया। लेकिन इस बीच भारतीय किसान यूनियन ने उनको अपने संगठन से अलग करने का ऐलान कर दिया, जबकि वो किसानों के इस संगठन के अध्यक्ष हैं। इस बीच पता चला है कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनाने के बावजूद कृषि सुधार कानूनों पर किसान संगठनों और सरकार के बीच बातचीत जारी रहेगी। दिल्ली के पास यूपी की गाजियाबाद से सांसें थाम कर रख देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई, जिनमें घने कोहरे की वजह से गड्ढे में गिरी एक कार को बाहर निकाला गया, क्योंकि ये कार कोहरा छाने की वजह से सीवर लाइन के लिए खोदे गए एक गड्ढे में गिर गई थी, जिसे क्रेन की मदद से बाहर निकालने का काम शुरू किया गया। ऐसे में वहां भीड़ जमा हो गई। कार को गड्ढे से बाहर निकालने से पहले वहां जुटे लोगों ने इस कार से मसूरी जा रहे 4 लोगों को रस्सी की मदद से बाहर निकाल लिया था। पूर्व आईएएस अधिकारी अरविंद शर्मा बीजेपी में शामिल हो गए। पूर्व आईएएस अधिकारी अरविंद शर्मा लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने 2 दिन पहले ही पीएमओ से वीआरएस यानी वक्त से पहले रिटायरमेंट ले ली थी। गुजरात कैडर के पूर्व आईएएस अधिकारी अरविंद शर्मा यूपी के मऊ के रहने वाले हैं और जब नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे तब भी अरविंद शर्मा उनके साथ अलग अलग पदों पर साथ रहे। सभी के बीच मैं आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहा हूं। देश के 50 डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने एक खुला खत लिखा और कोरोना वैक्सीन पर सवाल उठाने वालों को गलत बताया। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर तंज कसते हुए उन्हें अपनी पार्टी का मददगार बताया। उन्होंने यह भी बयान विपक्ष के उन हमलों के जवाब में दिया जिनमें उन्होंने ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बताया था। बड़ी मेहरबानी, उनको भगवान ताकत दे, ऊपर वाला खुदा उनका साथ दे। उन्होंने बिहार में भी हमारा सहयोग किया था, यूपी में भी करेंगे और बाद में पश्चिम बंगाल में भी करेंगे। भीषण ठंड और लगातार गिरते पारे का सामना कर रहे रूस के कई इलाकों में लोगों को राहत देने के लिए हाईवे के पास हीटिंग पॉइंट खोले गए। उनमें भयंकर ठंड से बचने के लिए सभी जरूरी सुविधाएं मौजूद हैं ताकि हाईवे से गुजरते वक्त लोग कुछ देर वहां ठहरकर खुद को राहत दे सके। टेंट में बनाए गए इन हीटिंग पॉइंट को गर्म रखने के लिए उनमें रूम हीटर लगाए गए। साथ ही लोगों के लिए वहां फोन चार्ज करने और चाय कॉफी के इंतजाम भी किए गए। получить необходимую помощь, выпить чашечку чая। इतना ही नहीं, अगर हाईवे पर अचानक कोई फंस जाए तो वो उन हीटिंग पॉइंट में रात भी गुजार सकता है और इसके लिए वहां कई बेड लगाए गए। लोगों की सहूलियत के साथ साथ वहां कोरोना से बचने का भी पूरा ख्याल रखा गया। मुसाफिरों को अपने हाथ सैनिटाइज करने के बाद ही उन हीटिंग पॉइंट में एंट्री दी गई। इमरजेंसी के हालात में वहां एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी नजर आईं। उद्धव ठाकरे सरकार में कद्दावर मंत्री और एनसीपी नेता धनंजय मुंडे पर रेप का आरोप लगा है। न्यूज़ 18 के अभिषेक पांडे की रिपोर्ट है कि धनंजय मुंडे पर एक महिला ने रेप का आरोप लगाया और इसकी शिकायत मुंबई के ओशिवरा पुलिस स्टेशन में की, जिसके बाद धनंजय मुंडे ने अपने फेसबुक अकाउंट पर इस आरोप पर सफाई दी और बताया कि आरोप लगाने वाली इस महिला से उनके संबंध थे, लेकिन मामला कोर्ट में है और अब वो महिला उन्हें ब्लैकमेल कर रही है।
इस सिलसिले में धनंजय मुंडे ने शरद पवार से भी मुलाकात कर उन्हें मामले की पूरी जानकारी दी, मगर मौके की ताक में बैठी बीजेपी ने रेप के आरोप में घिरे धनंजय मुंडे के इस्तीफे की मांग तेज कर दी। इसी बीच बीजेपी नेता कृष्णा हेगड़े भी सामने आए और धनंजय मुंडे पर आरोप लगाने वाली महिला पर उनको भी ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया। माझ्या मते त्या आरोपाचं स्वरूप गंभीर आहे आणि साहजिकच या संबंधीची काय विचारणे हा पक्ष म्हणून आम्हाला लोकांना करावा लागेल। दक्षिण अमेरिकी देश चिली की संसद में गर्भपात को मान्यता देने वाले बिल पर बहस शुरू हो गई। वहां की महिलाएं और महिलाओं के अधिकार के लिए आवाज उठाने वाले कई संगठन वहां की सरकार से काफी समय से गर्भपात को कानूनी मंजूरी देने की मांग कर रहे हैं और यही वजह रही कि जब वहां की संसद में गर्भपात को मान्यता देने वाले बिल पर बहस शुरू हुई तो वहां की कुछ महिलाएं अपनी खुशी का इजहार करने में पीछे नहीं रही। वो संसद के बाहर जमा होकर वहीं नाचने गाने लगी। कुछ महिलाओं ने तो यहाँ तक कह दिया कि इस बिल को संसद से पास होने के बाद से ही वो अपने घर लौटेंगी, जिसके बाद संसद के बाहर तैनात पुलिस ने उन्हें समझाने की कोशिश की और उन्हें वहां से जाने को कहा। अगर इस बिल को मंजूरी मिल जाती है तो 14 हफ्ते की गर्भवती महिलाओं को अपनी मर्जी से गर्भपात करवाने की मान्यता मिल जाएगी। देश भर में कोरोना की वैक्सीन लगाने के सबसे बड़े अभियान की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सरकारी अस्पतालों के साथ कई निजी अस्पतालों को भी इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई और दिल्ली में तो सरकारी और निजी अस्पतालों को मिलाकर 81 सेंटर बनाए गए हैं जहां स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। उन सेंटरों में साकेत इलाके का एक निजी अस्पताल भी शामिल है। कोरोना के दूसरे अस्पतालों की तरह यहां भी वैक्सीन लगाने के सारे इंतजाम किए गए। 16 जनवरी से दिल्ली के अलग अलग जगहों पर वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। इसको लेकर कई सारे सेंटर्स तैयार किए गए हैं। इस अस्पताल में वैक्सीन लगाने के लिए अलग से कई कमरे तैयार किए गए। इसके अलावा लोगों को टीके की जानकारी देने के लिए भी कई पोस्टर लगाए गए। यहाँ पे पर डे जो हमें दिया गया है 100 लोग आएंगे वैक्सीनेशन के लिए। पूरा उनका प्रोसेस होगा। पूरी दुनिया में कोरोना की वैक्सीन लगाने का सबसे बड़ा अभियान भारत में 16 जनवरी से शुरू हो रहा है। दिल्ली सरकार ने गाजीपुर मंडी खोलने का आदेश दे दिया। दिल्ली की गाजीपुर मुर्गा मंडी से बर्ड फ्लू की जांच के लिए भेजे गए सैंपल नेगेटिव आए। हालांकि इससे पहले ही दिल्ली सरकार ने एहतियातन गाजीपुर मुर्गा मंडी को 10 दिन के लिए बंद कर दिया था, लेकिन अब इस मंडी को खोलने का फैसला लिया गया। रिव्यू करके मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अब जो हमने बैन लगाया था और मार्केट पर जो बैन लगाया था उसको खोल दिया जाए। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने रेस्टोरेंट और दुकानों में चिकन बेचने पर लगाई पाबंदी हटा ली। गाजीपुर मीट मंडी के बर्ड फ्लू सैंपल नेगेटिव आने पर यह फैसला लिया गया। हमने रेस्टोरेंट पर या मीट शॉप पर जो बैन लगाया था उस बैन को एक सामूहिक फैसले में हम वापस ले रहे हैं। ब्रिटेन के टेनिस खिलाड़ी एंडी मरे कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसकी वजह से उनके ऑस्ट्रेलियन ओपन में खेलने पर सस्पेंस बन गया। हालांकि एंडी मरे की तबीयत ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन फरवरी में होगा, जिसके लिए वो इसी हफ्ते मेलबर्न रवाना होने वाले थे, लेकिन कोरोना की वजह से एंडी मरे अभी वहां नहीं जा पाएंगे। बर्फबारी के बाद अब जम्मू कश्मीर ठंड का डबल अटैक झेल रहा है। श्रीनगर में तो तापमान ने पिछले 25 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बुधवार रात वहां पारा -8.4 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जिसकी वजह से डल झील पूरी तरह जम गई। जो रेफ्रिजरेटर का अंदर का फ्रीजर होता है उससे ज्यादा दर्ज हरारत गिर गया। वहां के लोग तो सर्दी के इस सितम से बेहाल नजर आए, लेकिन इस नजारे ने सैलानियों को खुश कर दिया। ऐसा लग रहा है कि जन्नत तो यही और कोई जन्नत है नहीं। टीएमसी सांसद सौगत राय के लेफ्ट और कांग्रेस से गठबंधन पर दिए गए बयान पर घमासान छिड़ गया, क्योंकि उन्होंने बंगाल में बीजेपी को हराने के लिए इन दोनों पार्टियों को सुझाव दिया कि वो टीएमसी के साथ आ जाएं। लेफ्ट और कांग्रेस सचमुच कम्युनलिज्म के खिलाफ हो तो तृणमूल को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस सौगत राय के सुझाव को मानने के मूड में नहीं दिखी। अब इनको और मजबूत करके और खत्म करें अपने आप को। टीएमसी को मजबूत करेंगे फिर पिटाई होगी। जो कि बीजेपी ने उनके बयान पर चुटकी ले ली। उनका पॉलिटिकल थियरी अगर अप्लाई हो तो तृणमूल भी साइन बोर्ड पार्टी बन जाएंगे। यूपी सरकार राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे रामचंद्र परमहंस की समाधि स्थल को पर्यटक स्थल बनाएगी। मुख्यमंत्री योगी की घोषणा के बाद शासन को प्रस्ताव भेजा गया। यूपी सरकार की योजना है कि वो अयोध्या आने वाले पर्यटकों को राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े लोगों के बारे में बताए। राम जन्मभूमि परिसर में आंदोलन में जान गंवाने वाले लोगों के नाम का शिल्पा स्तूप लगाने की तैयारी भी है। जो समाधि स्थल है उसका सौंदर्य जाएगा। उसके बाद जो है आसपास जो है पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां अयोध्या आने वाले पर्यटक वहां पर बैठ सकेंगे, वहां का आनंद ले सकेंगे। सरयू का किनारा है, बहुत अच्छा लगेगा।
वेतन और सुविधाएं बढ़ाने की मांग के लिए पेरू में एक बार फिर स्वास्थ्यकर्मी बेमियादी हड़ताल पर चले गए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने उनसे 2016 में स्वास्थ्य क्षेत्र का बजट बढ़ाने का वादा किया था, जो अब तक पूरा नहीं हुआ, और इसी से नाराज होकर उन सभी ने एक साथ मिलकर राजधानी लीमा में मौजूद स्वास्थ्य मंत्रालय की इमारत पर धावा बोल दिया। हाथों में पेरू के झंडे और अपनी मांगे लिखे पोस्टर थामकर वो सभी सैकड़ों की संख्या में इमारत के बाहर जमा होकर नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शन करने वालों में डॉक्टर, नर्सें और जानवरों के डॉक्टर तक शामिल हुए। उन्होंने सरकार को स्वास्थ्य कर्मियों से किए गए पुराने वादे की भी याद दिलाई। स्वास्थ्य कर्मियों ने मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी भी दी। हालांकि उन्होंने भरोसा दिया कि हड़ताल के दौरान मरीजों को सभी जरूरी सेवाएं बिना किसी रुकावट के मिलती रहेंगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ एयरपोर्ट से देश में पहली एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत की। न्यूज़ 18 के अनुराग ढांडा की रिपोर्ट है कि पहले चरण में चंडीगढ़ से हरियाणा के हिसार के बीच इस सेवा को शुरू किया गया। इस एयर टैक्सी में पायलट समेत 4 लोग सवार हो सकेंगे और हिसार से चंडीगढ़ का सफर महज 45 मिनट में पूरा किया जा सकेगा, जिसके लिए लोगों को 1755 रुपये किराया चुकाना होगा और इसकी बुकिंग ऑनलाइन होगी। वहीं दूसरे चरण में 18 जनवरी को हिसार से देहरादून के बीच इस सेवा की शुरुआत होगी, जबकि तीसरे चरण में 23 जनवरी को हिसार से हिमाचल के धर्मशाला के बीच एयर टैक्सी सेवा शुरू की जाएगी। कर्नाटक के कई हिस्सों में मकर संक्रांति के मौके पर पारंपरिक खेल खेले गए। कर्नाटक के कई हिस्सों में मकर संक्रांति के मौके पर पारंपरिक खेल खेले गए। इस बीच गायों और बैलों को आग के बीच से पार करवाने का जोखिम भरा खेल भी कई हिस्सों में खेला गया। थल सेना दिवस के मौके पर आज सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे परेड का परीक्षण करेंगे और सलामी लेंगे। इस कार्यक्रम में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी मौजूद रहेंगे। केंद्र के कृषि सुधार कानूनों को रद्द करवाने की मांग पर आज कांग्रेस हर राज्य में किसान अधिकार दिवस मनाएगी। इसके तहत हर राज्य में धरना प्रदर्शन के अलावा राजभवन तक कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता मार्च करेंगे। कृषि सुधार कानूनों की वापसी पर अड़े किसानों के आंदोलन के पीछे लेफ्ट का हाथ होने की बात सामने आई। CNN न्यूज़ 18 की रिपोर्ट है कि किसानों के झंडे के पीछे लेफ्ट का एजेंडा हो सकता है, क्योंकि आंदोलन से जुड़े कई बड़े नेताओं का ताल्लुक लेफ्ट और अल्ट्रा लेफ्ट से, जिनमें पहला नाम क्रांतिकारी किसान यूनियन के दर्शन पाल का है, जो CPI माओवादी से जुड़े रहे हैं और माओवादियों के संगठन PDFI की स्थापना करने वालों में है। ऑल इंडिया किसान सभा के हनान मौला भी CPM से जुड़े हैं। इसी तरह भारतीय किसान यूनियन उग्राहन के सुखदेव सिंह छात्र जीवन से ही माओवादी विचारधारा से जुड़े रहे हैं, जबकि भारतीय किसान यूनियन डकोंदा के जगमोहन सिंह पटियाला का ताल्लुक भी CPI माओवादी से है। इस लिस्ट में भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी के सुरजीत सिंह फूल का नाम भी शामिल है। सुरजीत सिंह भी CPI माओवादी से जुड़े हैं, जो कृति किसान यूनियन के निर्भय सिंह का रिश्ता भी CPI-ML से है। बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थियों के कैंप में आग लगने से कई शरणार्थी बेघर हो गए। यह हादसा रात के वक्त दक्षिण बांग्लादेश के नयापाड़ा कैंप में हुआ, जिसने हजारों शरणार्थियों के घरों को जलाकर रख दिया। रात के वक्त लगी आग से वहां अफरा तफरी मच गई। कुछ लोगों ने बाल्टियों से पानी डालकर आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन भीषण आग के सामने उनकी सारी कोशिशें बेकार हो गई। ज्यादातर लोगों का सामान जलकर राख हो गया, लेकिन कुछ लोग अपने घरों से अपनी जरूरत का सामान निकालने में कामयाब रहे। रात के वक्त लगी आग का धुआं सुबह तक उठता दिखा। रात के अंधेरे में लोगों को नुकसान का अंदाजा नहीं लगा, लेकिन सुबह के उजाले में अपने आशियानों को उजड़ा देख कई लोग फूट फूट कर रो पड़े। बताया गया कि इस हादसे ने 3000 से ज्यादा रोहिंग्या शरणार्थियों को बेघर कर दिया, जबकि कैंप में बने 500 से ज्यादा मकान जलकर राख हो गए। दिल्ली में आज भी घना कोहरा छाया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिन तक उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप और ज्यादा देखा जा सकता है। मौसम विभाग के नए अलर्ट के मुताबिक 3 दिन उत्तर भारत में तापमान औसत से नीचे रहेगा, जिस वजह से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में घना कोहरा रह सकता है। दिल्ली और उसके आसपास के राज्यों में ठंडी हवाएं चल रही हैं। कल दिल्ली का न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस रहा था। अगले 2 दिन भी ऐसी ही स्थिति रह सकती है। लखनऊ और उसके आसपास तापमान 6 से 10 डिग्री तक रहेगा, लेकिन घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम होगी। रोड में दिख नहीं रहा है और वैसे भी सवारी नहीं मिलती थी हमें 4 बजे से यहाँ से खड़ा हूँ और ठंड में वैसे ही ठंड हो रही है, गाड़ी चलाने में प्रॉब्लम आती है हमें बहुत ज़्यादा। दिल्ली NCR के लोगों को मकर संक्रांति के दिन ठंड का जबरदस्त टॉर्चर झेलना पड़ा। एक तरफ शीतलहर की वजह से लोगों की कंपकपी छूट गई, तो वहीं घने कोहरे ने लोगों का घर से निकलना मुश्किल कर दिया,
क्योंकि सुबह सुबह दिल्ली को देखकर ऐसा लगा मानो वो कोहरे की आगोश में समा गई हो। आलम यह था कि दूर से देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया कि सामने से कार आ रही है या मोटरसाइकिल। ऐसे में कोहरे में सुरक्षित सफर करने के लिए गाड़ियों की हेडलाइट ही आखिरी सहारा बची, क्योंकि लो विजिबिलिटी में उसी की रोशनी की मदद से गाड़ियां धीरे धीरे आगे बढ़ पाई। जब गाड़ियां आपका बेहद पास आ जाती हैं तब जाकर गाड़ियां आपको दिखती हैं। जितनी भी गाड़ियां इस सड़क पे जा रही हैं वो सभी अपना लाइट ऑन करके जा रही हैं। दिन चढ़ा तो लोगों ने उम्मीद की कि राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और दोपहर होने तक दिल्ली यूं ही सफेद कोहरे की चादर से ढकी रही। हालांकि कुछ जगहों पर सूरज दिखा, लेकिन वो भी धुंधला। दिल्ली के पास नोएडा में भी यही हाल रहा। वहां भी ऐसा लगा जैसे हाथ को हाथ दिखना मुश्किल हो गया। सबसे ज्यादा टेंशन दफ्तर जाने वालों को हुई, क्योंकि गाड़ियों की धीमी रफ्तार की वजह से कई जगहों पर जैम लग गया। कोहरा अब घना होता जा रहा है, उसकी वजह से लगातार परेशानियां जो है वो बढ़ती जा रही हैं। ये देखिए कितनी मुश्किलों के बीच जो है वो गाड़ियां निकल पा रही हैं। सुबह का वक्त है। इस बीच मौसम विभाग ने भी जो भविष्यवाणी की उससे साफ हो गया कि आने वाले कुछ दिनों तक दिल्ली एनसीआर को शीतलहर और कोहरे का डबल अटैक झेलना पड़ेगा। सिचुएशन अभी 2 दिन तक निश्चित तौर पर ऐसे ही बनी रहेगी, जबकि जो दिल्ली एनसीआर का तापमान है लगभग 4 डिग्री के आसपास बना रहेगा। पिछले कुछ दिनों में पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी और मैदानी इलाकों में कई दिन तक बारिश हुई और जैसे ही बारिश रुकी पारा गिरने लगा। खासकर दिल्ली एनसीआर में तो इस बार जबरदस्त ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक मकर संक्रांति पर दिल्ली का न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस रहा और अगले 2 दिन तक तापमान इसी के इर्द गिर्द रहेगा। यही नहीं, दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में ठंडी हवाएं भी चलेंगी। साथ ही अगले 3 दिनों तक राजधानी की सुबह कोहरे के साथ होगी। यही वजह रही कि मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया, जिसका मतलब है कि लोगों को सावधान रहना होगा। देश भर में आज से राम मंदिर के लिए वीएचपी निधि समर्पण अभियान की शुरुआत करेगी। अभियान से पहले ही इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। राम जन्मभूमि तीर्थ के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज समेत वीएचपी के 4 लोगों का प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से सुबह 11 बजे मुलाकात करेगा। ये मुलाकात निधि समर्पण अभियान के तहत होगी। इस अभियान के लिए जगह जगह पर दफ्तर खोले गए हैं, जहां से वीएचपी कार्यकर्ता घर घर जाकर मंदिर के लिए चंदा मांगेंगे। 44 दिनों के इस अभियान में वीएचपी ने 65 करोड़ लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है, लेकिन कांग्रेस ने अभियान पर सवाल खड़े किए हैं। वो चंदा डिजिटल तौर पर जुटाने की बात कर रही है। वीएचपी के अभियान के खिलाफ कांग्रेस भी अभियान चला रही है। तमिलनाडु में पोंगल के त्योहार के दिन हर साल होने वाले जल्लीकट्टू के खेल का आयोजन कोरोना संकट के बीच भी उसी जोश से किया गया जैसे सालों से लोग करते आए। जल्लीकट्टू खेल के दौरान सांडों और बैलों के सींगों में सिक्के या नोट फंसाकर उन्हें भीड़ में छोड़ दिया जाता है और लोगों को उन पर काबू पाना होता है, जिसकी कुछ तस्वीरें मदुरई में बड़े पैमाने पर आयोजित एक कार्यक्रम से सामने आई, जहां एक एक कर कुछ बैलों और सांडों को मैदान में छोड़ा गया। जैसे ही वो मैदान में पहुंचे, वहां पहले से मौजूद लोग उन्हें काबू करने के लिए उनके पीछे दौड़ पड़े, लेकिन उन्हें पकड़ना हर किसी के बस की बात नहीं थी। उन बैलों और सांडों ने कई लोगों को तो इतनी बुरी तरह पटकनी दी कि उनके लिए खुद को संभालना तक मुश्किल हो गया। कोई सांडों और बैलों को पकड़ने के चक्कर में कुछ दूरी तक उन पर लटकता रहा, तो किसी को बैल ने गोल गोल घुमाकर नीचे गिरा दिया। कार्यक्रम में कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो ये सब देखकर डर गए और वो खुद को सुरक्षित करने के लिए वहां लगाई गई लोहे की ऊंची ऊंची रेलिंग पर चढ़ गए। दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसान आंदोलन को होने वाली विदेशी फंडिंग पर एक बड़ी जानकारी सामने आई। CNN न्यूज़ 18 की रिपोर्ट है कि कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ जारी इस आंदोलन के लिए यूके, इटली, कनाडा और पाकिस्तान से पैसा जुटाया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इटली में खालिस्तान समर्थक सतिंदर सिंह बाजवा किसान आंदोलन के लिए फंडिंग कर रहा है। इसी तरह यूके में ब्रिटिश सिख काउंसिल के सुखजिंदर सिंह, कुलवंत सिंह और तरसेम सिंह देओल रकम जुटा रहे हैं, तो कनाडा में जोगिंदर बस्सी और हरजीत गिल नाम के 2 लोग फंड जुटाने की मुहिम चला रहे हैं। जबकि पाकिस्तान में कुख्यात खालिस्तान समर्थक परमजीत सिंह पंजवार और वधावा सिंह किसान आंदोलन के लिए फंडिंग कर रहे हैं, जिनमें वहां की खुफिया एजेंसी ISI भी उनकी खुलकर मदद कर रही है। देश में कल से शुरू हो रहे वैक्सीन के महाअभियान पर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने गर्भवती महिलाओं और बच्चों को दूध पिलाने वाली महिलाओं को कोरोना वैक्सीन न लगाने की सलाह दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इन लोगों को अभी तक किसी भी टीके के ट्रायल में इसे हिस्सा नहीं बनाया गया है। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि 2 टीके की खुराक में अदला बदली बिल्कुल भी ना करें। केंद्र ने निर्देश में यह भी बताया कि टीका 18 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए है और यह भी निर्देश है कि एक टीका अलग और दूसरा अलग लगवाने की अनुमति नहीं है, यानी दूसरी डोज भी उसी टीके की लेनी होगी जो पहले टीके की ली गई है।
वीएचपी के चंदा अभियान पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए वीएचपी के चंदा मांगने के अभियान पर कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए। डिजिटल इंडिया की बात हो रही है और दूसरी तरफ वीएचपी हो या बीजेपी हो, इनके कार्य के जगह कैश जमा कर रहे हैं, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है। लेकिन कांग्रेस के सवाल उठाने के बाद वीएचपी भड़क गई। उंगली उठाने वाले तो उस समय भी रावण था और आज भी बहुत सारे लोग हैं ऐसे। इस मुद्दे पर हंगामा बढ़ा तो बीजेपी ने भी कांग्रेस पर पलटवार करने में देर नहीं की। कांग्रेस को क्वेश्चन खड़ा करने के लिए वो राजनीतिक दृष्टि से देखते हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने बीजेपी पर निशाना साधने के चक्कर में राम मंदिर पर विवादास्पद बयान दे दिया। राम मंदिर बन रहा है, इन्हीं के लोग जब चंदा लेने निकलेंगे तो चंद बिके हुए मुसलमानों से इनका पथराव करा देंगे। जिसके बाद बीजेपी भड़क गई और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से इस मुद्दे पर सफाई मांग ली। ये वही लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलवाई थी, आज पत्थर चलवाने की बात कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। इस पर हाल ही में एक दूसरे बदमाश की हत्या करने का आरोप लगा था। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ को कोरोना का टीका सबसे पहले खुद को लगवाना चाहिए। कांग्रेस नेता का दावा है कि उनके ऐसा करने से लोगों में मन में टीके पर कोई शंका नहीं रहेगी। वो सबसे पहले टीकाकरण की शुरुआत अपने आप से करें। बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थियों के कैंप में आग लगने से कई शरणार्थी बेघर हो गए। यह हादसा रात के वक्त दक्षिण बांग्लादेश के नयापाड़ा कैंप में हुआ, जिसने हजारों शरणार्थियों के घरों को जलाकर रख दिया। रात के वक्त लगी आग से वहां अफरा तफरी मच गई। कुछ लोगों ने बाल्टियों से पानी डालकर आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन भीषण आग के सामने उनकी सारी कोशिशें बेकार हो गई। ज्यादातर लोगों का सामान जलकर राख हो गया, लेकिन कुछ लोग अपने घरों से अपनी जरूरत का सामान निकालने में कामयाब रहे। रात के वक्त लगी आग का धुआं सुबह तक उठता दिखा। रात के अंधेरे में लोगों को नुकसान का अंदाजा नहीं लगा, लेकिन सुबह के उजाले में अपने आशियानों को उजड़ा देख कई लोग फूट फूट कर रो पड़े। बताया गया कि इस हादसे ने 3000 से ज्यादा रोहिंग्या शरणार्थियों को बेघर कर दिया, जबकि कैंप में बने 500 से ज्यादा मकान जलकर राख हो गए। बीजेपी ने चुनाव से पहले टीएमसी को फिर झटका लगने का दावा किया। चुनाव से पहले टीएमसी नेताओं के पार्टी छोड़ने की घटनाओं के बीच बीजेपी ने एक बड़ा दावा कर दिया। एक जनसभा में बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने दावा कर दिया कि हावड़ा से टीएमसी सांसद और पूर्व फुटबॉलर प्रसून बनर्जी जल्द ही बीजेपी में आएंगे। लेकिन टीएमसी ने इस दावे को हवा हवाई बता दिया। स्पेकुलेशन है। प्रसून बनर्जी तो पूरा तृणमूल में है, यही मेरा जानकारी है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में एक तेंदुआ सड़क पर घूमता नजर आया। यही नहीं, वो कई लोगों के पास भी गया, लेकिन अच्छी बात यह रही कि उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। जिस जगह पर यह तेंदुआ नजर आया वहां पास में ही द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क भी मौजूद है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के उस बयान पर विवादास्पद बयान दे दिया जिसमें उन्होंने लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल किए जाने का मुद्दा उठाया था। डॉक्टरों की रिपोर्ट है ये, बच्चियों के बारे में 15 साल में प्रजनन के उपयुक्त पाई जाती है। सज्जन सिंह वर्मा के इस विवादास्पद बयान पर हंगामा बढ़ा तो कांग्रेस ने इससे किनारा कर लिया। तो सज्जन जी की टिप्पणी है वो मुझे लगता है गलत है और उनको अपनी टिप्पणी वापस लेनी चाहिए। किसानों की केंद्र सरकार से आज फिर 10वें दौर की बातचीत होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी किसानों का प्रदर्शन जारी है। 12 बजे कृषि भवन में ये बैठक होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट से कानूनों पर रोक के बाद किसानों के साथ सरकार की ये पहली बैठक है। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि बैठक में कृषि कानून वापस लेने की बात होगी। उधर किसानों की 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने की भी तैयारी है, तो वहीं कांग्रेस हर राज्य में कानूनों के खिलाफ राजभवन तक मार्च निकालेगी। यूरोप के देश बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में पुलिस हिरासत में 23 साल के एक अफ्रीकी मूल के नागरिक की मौत पर कोहराम मच गया। मामला कोरोना नियम तोड़ने की वजह से शुरू हुआ, लेकिन इस पूरी घटना ने एक संगीन मोड़ तब ले लिया जब अफ्रीकी मूल की उस नागरिक ने दम तोड़ दिया। इसके बाद ब्रसल्स से जो तस्वीरें सामने आईं उनमें दिन दहाड़े सड़क पर दंगा होता नजर आया। अफ्रीकी मूल के लड़के की मौत की खबर जंगल की आग की तरह शहर में फैली और लोगों का खून खौल उठा। वो इंसाफ की मांग पर सड़कों पर उतर आए। जो उन्होंने दिखा उन्होंने उसी पर अपनी भड़ास निकाल दी। कहीं बस स्टैंड को चकनाचूर कर दिया तो कहीं चीजों को फूंक डाला।
प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर चीजें फेंकी तो पुलिस ने भी करारा जवाब दिया। उसने उन पर पानी की जोरदार बौछार कर दी, लेकिन प्रदर्शनकारी भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने सड़क पर पटाखे छोड़ दिए। इंसाफ की मांग में आग बबूला लोग उस पुलिस थाने पर धमक पड़े जहां अफ्रीकी मूल के लड़के को ले जाया गया था। इस बीच कुछ प्रदर्शनकारी पुलिस के हत्थे भी चढ़ गए। On veut simplement la vérité en fait, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont floues concernant les circonstances de la mort d'Ibrahima. दरअसल 5 दिन पहले पुलिस ने कोरोना की वजह से लागू कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर अफ्रीकी मूल के उस लड़के को गिरफ्तार किया था। हिरासत में वो बेहोश हो गया और फिर अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। पुलिस का दावा है कि दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हुई, लेकिन लोगों को शक है कि पुलिस ने टॉर्चर किया और उसने उसकी जान ली। कल से देश में वैक्सीन लगाने का सबसे बड़ा अभियान शुरू हो रहा है, लेकिन सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस ने फिर पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी को पहले टीका लगवाने की मांग की, तो बीजेपी ने विपक्ष पर बेवजह राजनीतिक आरोप लगाया। देश के अंदर सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री को वैक्सीन लगानी चाहिए और मुख्यमंत्रियों को और कैबिनेट को लगवानी चाहिए, ताकि देश के अंदर विश्वास पैदा हो सके। और मुझे ताज्जुब है कि जब सऊदी अरबिया का बादशाह लगवा रहा है, इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर लगवा रहा है, कनाडा का प्राइम मिनिस्टर लगवा रहा है, तो देश का प्रधानमंत्री हमारे क्यों नहीं लगवा रहे? सबसे पहले उनको लगवाना चाहिए। जब अमेरिका के राष्ट्रपति कैमरे के सामने इंजेक्शन लगवा सकते हैं, कोविड वैक्सीन का वो टीका ले सकते हैं, जब बोरिस जॉनसन जो हैं इंग्लैंड के अंदर प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो टीका लगवा सकते हैं, तो हमारे देश के अगर किसी चीफ मिनिस्टर से ये सवाल किया जा रहा है तो इसमें क्या गलती है? बिल्कुल उनको तो आगे बढ़कर, क्योंकि सबसे ज़्यादा वो इस पक्ष धर के हैं कि वैक्सीन के अंदर कोई ख़राबी नहीं है, तो लोगों को भी यकीन बढ़ेगा। और सही बात है कि अगर वो कल लगेंगे तो इससे कॉन्फिडेंस लोगों के अंदर पैदा होगा। हमारे लिए पहले राष्ट्र है, फिर पार्टी है, फिर स्वयं है, तो उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है पहले उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ वोटर्स, उत्तर प्रदेश की आबादी, उनको। वरना यही लोग अगर योगी आदित्यनाथ जी सबसे पहले लगवाने बैठ जाते, इनके बयान आते, देखो खुद को पहले अपना लगा लिया, गरीबों की चिंता नहीं की। तो इसलिए विपक्ष को विपक्ष के लिए बोलना है। संवेदनहीन लोग हैं ये, संवेदनहीन लोग संवेदनहीनता की ही बातें करते हैं, क्योंकि पहले विरोध करके इन्होंने भ्रम फैलाने का प्रयास किया उल्टा सीधा कांग्रेस के लोगों ने, समाजवादी के लोगों ने, तो उस भ्रम को काउंटर करने के लिए इस प्रकार की बेतुकी बयानबाजी कर रहे हैं लोग। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जमी हुई डल झील से लोगों को दूर रखने के लिए वहां एसडीआरएफ तैनात कर दी गई। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि आसपास के लोग बर्फ में बदल चुकी झील में मस्ती करने पहुंच रहे हैं, जो खतरे से खाली नहीं है, और इसीलिए वहां एसडीआरएफ की कई टीमों को निगरानी के लिए लगा दिया गया, ताकि कोई भी रोमांच के लिए वहां तक ना पहुंच सके। सनी वेदर है और जहां जहां जो फ्रॉस्ट है मेल्ट हो रहा है, वहां डूबने का खतरा हो सकता है। झील जमने की वजह से उसमें चलने वाले शिकारे कम हो गए, लेकिन लोगों ने वहां चहलकदमी शुरू कर दी। बच्चों ने तो झील को मैदानी मान लिया और वहां क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। हालांकि प्रशासन और एसडीआरएफ ने लोगों को हिदायत देने के साथ ही उनकी हिफाजत की भी पूरी तैयारी कर ली है। हमने सर यहाँ पे बोर्ड भी रखे, लड़के भी हम तैयार हैं यहाँ पे सर। अगर खुदा न खासा प्रॉब्लम हो जाए तो हम उसके तैयार है, उसके लिए तैयार है। लोगों और खासकर बच्चों को वहां आने से रोकने के लिए एसडीआरएफ की कुछ टीमें झील के किनारे निगरानी करती दिखी, जबकि कुछ की झील के अंदर ड्यूटी लगाई गई, जो नाव के जरिए घूम घूम कर गश्त करती नजर आई। गणतंत्र दिवस पर कोई विदेशी मेहमान मुख्य अतिथि नहीं होगा। गणतंत्र दिवस परेड में इस बार कोई विदेशी मेहमान मुख्य अतिथि नहीं होगा। कोरोना संकट की वजह से यह फैसला लिया गया। दिल्ली सरकार ने साफ किया कि बर्ड फ्लू की निगरानी के लिए शिक्षकों की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। पहले कुछ जगहों पर जिलाधिकारियों ने इस तरह के निर्देश दे दिए थे। थोक महंगाई दर दिसंबर में घटकर 1.22% हो गई, जबकि नवंबर में ये 1.55% रही थी। थाईलैंड ओपन के दूसरे दौर में साइना नेहवाल हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो गईं। राजस्थान कांग्रेस में एक बार फिर संकट के बादल मंडराने लगे। सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के एक बार फिर आमने सामने आने के आसार दिखने लगे। सचिन पायलट ने कांग्रेस हाईकमान को उसका पुराना वादा याद दिलाया।
निर्णय लिया गया था, जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स नियुक्तियां करनी है उसका काम इस महीने हो जाएगा। जो बोर्ड्स हैं, कॉर्पोरेशंस हैं, सबसे सलाह करके, क्योंकि 2 साल अब पूरे हो गए सरकार के। सचिन पायलट का दावा है कि 2013 के चुनाव में 21 सीटों पर सिमटी कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए जिन कार्यकर्ताओं ने मेहनत की थी, उन्हें सत्ता में भागीदारी मिलनी चाहिए। इंडोनेशिया में आए तेज भूकंप ने 3 लोगों की जान ले ली, जबकि कई लोग घायल हो गए। खबर है कि वहां 6.2 तीव्रता का भूकंप आया, जिसकी वजह से कई इमारतें ढह गई। उन इमारतों के मलबे में कई लोग दब गए, जिनमें कुछ को निकाला जा चुका है। वहां से सामने आई भूकंप के बाद की तस्वीरें काफी डराने वाली हैं। उन तस्वीरों में चारों तरफ इमारतों का मलबा बिखरा नजर आया और कुछ लोग उस मलबे में दबे दिखे। बताया गया कि अब भी कुछ लोग इमारतों के मलबे में दबे हुए हैं और उन्हें निकालने का काम जारी है। Angel. Siapa itu di sebelah tak? Catering. Masih bernapas sih? Masih ada suaranya, tapi susah be. Oh iya, sabar. Masih mungkin minum dek? Ini sementara di bawah. Kami sebentar. Siapa nama tak dek? Angel. Siapa itu di sebelah tak? Catering. Masih bernapas sih? गणतंत्र दिवस के मौके पर आतंकी बड़ा हमला करने की फिराक में है। न्यूज़ 18 के पवन शर्मा की रिपोर्ट है कि जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी 26 जनवरी पर हमला कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों के 2 ग्रुप 26 जनवरी से पहले घुसपैठ की फिराक में हैं, जो जल्द ही जम्मू शहर में निक्की तवी नदी पर और नाले के रास्ते घुस सकते हैं। इन दोनों ग्रुप के पाकिस्तान में सियालकोट के पास गांव उमरावाली में पाकिस्तानी रेंजर्स की पोस्ट के पास देखे जाने की खबर है। खुफिया एजेंसियों की इस सूचना के बाद सुरक्षा बल को अलर्ट कर दिया गया। हिमाचल की कुल्लू से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जहां सड़क पर एक तेंदुआ लोगों के बीच पहुंच गया। उस तेंदुए को देखकर कई लोगों ने डर के मारे अपनी गाड़ी रोक दी, जबकि कुछ लोग गाड़ियों से बाहर आकर उसका वीडियो बनाने में लग गए। थोड़ी ही देर में वो तेंदुआ एक आदमी के पास पहुंचा और अपने अगले पंजे को उस आदमी के शरीर पर रखकर वो पिछले पंजों पर खड़ा हो गया। दूर खड़े लोग उस आदमी को शांत रहने की सलाह देते रहे और वो आदमी बिना डरे तेंदुए के सामने खड़ा रहा। थोड़ी देर तक तेंदुआ उस आदमी के साथ खेलता रहा और फिर वहां से हट गया। इसके बाद उसने वहां खड़ी गाड़ियों की चक्कर लगाए। हाथ मत लगाना। तेंदुए की वजह से वहां कई गाड़ियां बहुत देर तक खड़ी रही। उस तेंदुए ने किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया और जब वो वहां से चला गया तो लोगों ने भी एक एक कर अपनी गाड़ियां ट्रैफिक से निकाली। मकर संक्रांति पर पटना में आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव का अनोखा अंदाज देखने को मिला। लालू यादव के आवास पर हर साल होने वाले दही चूड़ा के भोज को तो इस बार कोरोना की वजह से रद्द कर दिया गया था, लेकिन तेज प्रताप ने अपने आवास पर इस त्योहार को मनाया। इस मौके पर उन्होंने घोड़े की सवारी भी की। तेज प्रताप ने खुद ही घोड़े की लगाम पकड़ी और फिर काफी देर तक घुड़सवारी का मजा लिया। इसके अलावा कई पहलवानों को भी उनके घर बुलाया गया। उन पहलवानों ने उनके सामने कई हैरतअंगेज करतब करके दिखाए। इसके बाद तेज प्रताप ने झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को बुलाकर उन्हें अपने हाथों से दही चूड़ा खिलाया। कोरोना महामारी ने आपसी सहयोग की भावना को एक नई मजबूती दी है, ताकि पूरा देश एकजुट होकर इस संकट का मुकाबला कर पाए। जल्द ही टीकाकरण अभियान भी शुरू होने वाला है और हम सबको फिर से मिलकर इस वायरस को हराना है। और इस लड़ाई में नेटवर्क 18 भी हर कदम पर आपके साथ है। हमारे अभियान संजीवनी शॉट ऑफ लाइफ का भी यही मकसद है कि कोई सुरक्षित नहीं अगर हर कोई सुरक्षित नहीं। नेटवर्क 18 की इस पहल का उद्देश्य है कि हर भारतीय की वैक्सीन तक पहुंचो। अगले कुछ दिन में हमारी ये पहल कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जन आंदोलन बनकर उभरेगी। बच्चे चाहें तो देश बदल दे, बच्चे चाहें तो नदी की धारा मोड़ दे। ऐसे ही कुछ अद्भुत यंग जीनियस के साथ नेटवर्क 18 लेकर आ रहा है एक अनोखा शो, बायजूस यंग जीनियस। 16 जनवरी को शाम के 7 बजे न्यूज़ 18 इंडिया पर देखिए पहला यंग जीनियस। 14 साल की एक ऐसी बच्ची जिसे पूरी दुनिया का नक्शा, हर देश, हर शहर, हर जगह याद है। वो नक्शे की सुपर कंप्यूटर है। मेघाली के नाम 4 इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स दर्ज हैं। मेघाली ने सिर्फ 9 मिनट में दुनिया की 1000 नदियों के नाम गिना दिए हैं। इसी तरह सिर्फ 9 मिनट में मेघाली ने दुनिया के 1000 शहरों के नाम भी ले लिए। 16 जनवरी शाम 7 बजे और 17 जनवरी दिन के 12 बजे न्यूज़ 18 इंडिया पर देखिए ह्यूमन एटलस कही जाने वाली मेघाली का दंग करने वाला हुनर। जरूर देखें बायजूस यंग जीनियस।